Okay, today we are going to study the basic terminologies of titration. So this is the second video about the titration. And in the next video, we will see how to perform titration. So first of all, what is volumetric analysis? Titration is a type of volumetric analysis. So we should know what is volumetric analysis. Actually, it is a common laboratory method in quantitative chemical analysis. Quantitative chemical analysis means where we are to find out the quantity of certain chemicals or the concentration of certain chemical in the solution, which involves the preparation, storage, and measurement of volume of the chemicals. For example, when we prepare the standard solution, it is also volumetric analysis. When we standardize something means to find the concentration of uh, a solution whose concentration is unknown. So it is also volumetric analysis. So in titration, we do the same. So it is one of the type of volumetric analysis. So titration is a volumetric titrimetry or the volumetric type of volumetric analysis, and it is a common laboratory method in which the unknown concentration of a non solution. अब solution तो आपको non होना चाहिए ना. You should know what uh, uh, what is the what kind of solution is there. So then you are to calculate the concentration. You are to find the concentration of that non solution is determined by allowing it to react with the standard solution. Standard solution means a solution of non concentration using their volumes. दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं. एक की कॉन्सेंट्रेशन मालूम होती है तो हमें दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन भी मालूम हो जाती है. तो बेसिकली यही असल काम है टाइट्रेशन का, जो हम ओ लेवल, ए लेवल और इंटरमीडिएट में कर रहे होते हैं. टाइट्रेशन अगर हम देखें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइट्रेशन. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन where we need indicators, and redox titration where we don't need indicator. क्यों? क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस, तो हमें कोई ना कोई इंडिकेटर चाहिए जो कलर चेंज दे एंड पॉइंट पर. रिडॉक्स टाइट्रेशन में कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर पोटेशियम परमैंगनेट 7 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6. तो ये जो रिएजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं, ये खुद कलर्ड होते हैं और ये अपना कोई पार्टिकुलर कलर जो है एट द इक्विवेलेंस आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, जिसे एंड पॉइंट कहते हैं, वहां पे शो कर रहे होते हैं. तो इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इंडिकेटर की जरूरत होती है. तो अब एसिड बेस टाइट्रेशन की भी यहाँ पर हमारे पास तीन काइंड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, जिसमें इंडिकेटर फेनोफ्थलीन यूज होता है, अभी हम देख लेंगे. दूसरी है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, और तीसरी है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन. पहली और आखिरी वाली में इन दोनों में फेनोफ्थलीन इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में हम मिथाइलोरिन इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं. उसका रीजन क्या है वो फिलहाल हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसके भी बिहाइंड एक साइंस मौजूद है, जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में. तो देखें, अब हमारे पास तीन तरह की एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं. दो में फेनोफ्थलीन यूज होना है और एक में जो आपके पास मिथाइलोरिन यूज होना है. रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अपना कलर जो है या फिर कोई चेंज इन कलर किसी और तरीके से वो शो कर देता है. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, उनमें जो है आपका कोई रिएक्शन है और प्रोडक्ट भी कलरलेस ही बन रही है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको इंडिकेटर की जरूरत पेश आती है. सो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंज कलर व्हेन दे आर added to acid or alkalis, and their change in color shows the end point of acid base titration. एंड पॉइंट वही वॉल्यूम होता है जिसको हम that is used to calculate the concentration of the solution whose concentration was unknown. अब यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर्स दो तरह से वर्क करते हैं, मतलब वर्किंग तो उसकी एक ही है.
लेकिन हम दो तरह से टाइट्रेशन करते हैं। पास टाइट्रेशंस हम इस तरह की करते हैं कि जिसमें ब्यूरिट में बेस लेते हैं, और बाज ऐसी करते हैं जिसमें ब्यूरिट में एसिड लेते हैं। अगर ब्यूरिट में बेस लेंगे, मैं एसिड बेस टाइट्रेशन पे ही, क्योंकि मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात नहीं करूंगा। तो जब ब्यूरिट में बेस लेंगे तो डेफिनेटली कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास आपका एसिड होगा। तो फेनोल्फथालीन एसिडिक पीएच के ऊपर और न्यूट्रल पीएच के ऊपर कलरलेस होता है। तो अब वहां पर ये कलरलेस है, यानी जब आपने एसिड में फेनोल्फथालीन लिया, अभी आप नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्मेंस देखेंगे, तो जब कॉनिकल फ्लास्क में हम स्पेसिफिक वॉल्यूम या डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ एसिड लेने के बाद उसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे फेनोल्फथालीन, तो वो कलरलेस रहेगा। लेकिन जब उसमें बेस ऐड करते जाएंगे तो एंड पॉइंट पर क्या कलर आएगा, वो लाइट पिंक आ जाएगा। देखिए मैंने इस कॉलम की हेडिंग ही डाली, कलर चेंज एट द एंड पॉइंट व्हेन बेस इज इन द प्यूरिट। ठीक है। और अगर हम इसके बरक्स उल्टा काम कर दें कि ब्यूरिट में एसिड ले लें और कॉनिकल फ्लास्क में जो है बेस ले लें, तो वो पहले से पिंक कलर देगा। अब वो पिंक कलर है तो अब हमें देखना होगा वो किस पॉइंट पे जाके वो कलरलेस हो जा रहा है। जिस पॉइंट पे कलरलेस हो जाएगा वो उसका एंड पॉइंट होगा। तो हम दोनों तरह से टाइट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस की सूरत में हम यूजुअली प्यूरिट में बेस ले रहे होते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी यूजुअल प्रैक्टिस है यहाँ पर स्कूलों कॉलेजेस में, लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है कि हम ऐसा करें। अच्छा, अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, देखो वो फिर दो ही कंडीशन की बात करेंगे। मिथाइल ऑरेंज जो है, कॉनिकल फ्लास्क में अगर आपने एसिड लिया हुआ है, जैसे कि इस कंडीशन में कॉनिकल फ्लास्क में एसिड है, ब्यूरिट में बेस है, तो वो एसिड में वो रेड कलर देगा। और जब आप, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और जब आप उसको बेस उसमें ऐड करते जाएंगे तो फिर वो रेड से येलो की तरफ आ जाएगा, जो भी उसका एंड पॉइंट होगा। लेकिन अगर आपने इसके बरक्स उल्टा काम किया कि एसिड को ब्यूरिट में लिया और कॉनिकल फ्लास्क में बेस लिया, तो बेस में मिथाइल ऑरेंज येलो होता है, तो फिर वो येलो से लाइट पिंक कलर जो देगा एंड पॉइंट पर, ये चेंज होगा उसमें। और आमतौर पे जो मिथाइल ऑरेंज टाइट्रेशन, जिसे हम सही मायनों में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कहते हैं, इसमें हमारे यहाँ की प्रैक्टिस यही है कि हम एसिड को ब्यूरिट में लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में हम बेस लेते हैं। ठीक है, यानी आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फेनोल्फथालीन टाइट्रेशन में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी होती है थाइमोफ्थिलीन। थाइमोफ्थिलीन एक इंडिकेटर है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज होता है यूजुअली। इसका यूज कैम्ब्रिज में है, ओ लेवल में है, ए लेवल में है, इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल पर जो है हम थाइमोफ्थिलीन इंडिकेटर यूज नहीं करते, लेकिन बहरहाल केमिस्ट्री में तो थाइमोफ्थिलीन है। तो थाइमोफ्थिलीन का भी यही है कि वो कलरलेस होता है न्यूट्रल पीएच पर और एसिडिक पीएच पर, लेकिन एक सर्टेन पीएच रेंज के बाद वो लाइट ब्लू कलर देता है। तो अगर हम ब्यूरिट में बेस ले रहे हैं और कॉनिकल फ्लास्क में एसिड ले रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, कलरलेस से लाइट ब्लू होगा। लेकिन अगर इसके बरक्स हमने प्रोसेस किया तो फिर उसमें क्या होगा कि ये ब्लू से, लाजमत है बेस में ये ब्लू कलर देता है, तो बेस से वो एसिड की तरफ आएगा, तो अपने एंड पॉइंट पर वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। इंडिकेटर्स की जो बहुत ज़्यादा डिटेल है कि कब कौन सा इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं, वो हम कभी और स्पेसिफिक टॉपिक के साथ ए लेवल या इंटरमीडिएट के टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल सिंपल टाइट्रेशन मेथड में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है टाइट्रेशन के बारे में, जिसमें कोई इस किस्म की स्पेसिफिसिटी नहीं है कि ये मैट्रिक लेवल का है, कि ओ लेवल का है, कि ए लेवल का है, कि इंटरमीडिएट का है, ये सबके लिए वैलिड है। जो एडवांस डिस्क्रिप्शन है वो हम फिर ए लेवल और इंटरमीडिएट की स्पेसिफिक स्लाइड्स के अंदर, वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आइए नेक्स्ट, कुछ और टर्मिनोलॉजीज, एनालाइट, टाइट्रेंट, टाइटर।
एनालाइट क्या होता है? कोई भी चीज जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, a chemical substance or sample that is being analyzed. टाइट्रेंट क्या होता है कि एक ऐसा एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना, यानी वो एक एनालाइट होता है वो, और एनालाइट वही होता है दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो टाइट्रेंट क्या हो गया? एनालाइट और केमिकल सब्सटेंस उस कंसंट्रेशन टू बी डिटरमाइंड, जिसकी कंसंट्रेशन मालूम करना है। इसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वाइज भी हम इंडिविजुअल टाइट्रेशन में बात करेंगे। टाइट्रेंट वो होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम होती है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, इसको टाइट्रेटर या टाइट्रेट भी कहते हैं। इट इज इट्स नॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, रिएक्ट्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ एनालाइट और टाइट्रेंट टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन, यानी अब जिसकी जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से डिटरमाइन करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए या कहीं पर भी स्कूल लेवल पर या कहीं पर भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किए और कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की हैं, तो वो जानते हैं कि किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम हमें नॉन होता है, दूसरे का हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं उसकी कंसंट्रेशन उसके थ्रू। तो दोनों का वॉल्यूम भी नॉन हो जाए। द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट रिएक्ट्स इज कॉल्ड द टाइट्रेशन वॉल्यूम। ठीक है, वो कितना कंज्यूम हो गया है वो टाइट्रेशन वॉल्यूम कहलाता है। इसको हम इंडिविजुअली कैलकुलेशन वाली वीडियो में भी देखेंगे बाद में। टाइट्रेट क्या होता है? जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीटली रिएक्ट विथ एनालाइट इज कॉल्ड टाइटर, यानी किस वॉल्यूम ने उसके उस दूसरे सॉल्यूशन के स्पेसिफिक वॉल्यूम से रिएक्ट किया। अब ये बातें आपको यहाँ पर शायद इतनी क्लियर ना हो, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो फिर आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होती है, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। उर्दू में कहेंगे तो कहेंगे मेयारी महलूल। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है जिससे हम एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। So it is a method in which the concentration of a volumetric solution is determined by titrating it against carefully measured quantity of an exactly known volume of another standard solution. अब देखिए यहाँ पे जो exactly known है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको apparatus में बताया था कि why we use burette and pipette, क्योंकि इनके जो वॉल्यूम होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी जो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल पर और ए लेवल में होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 होती है ब्यूरेट एंड पिपेट की। और हायर लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ पे ऐसे भी पिपेट और ब्यूरेट हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 से भी कम होता है, तो उनकी एक्यूरेसी और ज़्यादा है। तो बहरहाल स्टैंडर्डाइजेशन इज अ मेथड इन विच द concentration of a volumetric solution is determined by titrating it against carefully measured quantity of an exactly known volume of another standard solution, जो कि हम टाइट्रेशन में हमेशा करते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे लिए डिटरमाइन करना आसान नहीं होता है, तो हम इक्विवेलेंस पॉइंट को नोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजीज है एंड पॉइंट, जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट के फौरन बाद हमें मिल जाता है, वो वॉल्यूम हम डिटरमाइन कर लेते हैं टाइट्रेशन में। It is the point and it is the volume in titration when the amount of added standard reagent is equivalent to the amount of analyte, यानी एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन और अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन दोनों का जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है वो बराबर हो जाता है। अब उसको अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान अगर ये टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल के इक्विवेलेंट होते हैं, या यूं कह लें कि जितने मोल भी सल्फ्यूरिक एसिड के हैं उसके डबल मोल हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर हम फेनोल्फथलीन या थाइमोफ्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो ये इस पीएच के ऊपर अपना कलर चेंज नहीं करते, कलरलेस रहते हैं। तो अब वो जो इक्विवेलेंस पॉइंट आया वो तो हमें मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर तो उन्होंने कलर ही चेंज नहीं किया। बट इमीडिएटली आफ्टर एडिंग 1 मोर ड्रॉप, क्योंकि अब उसमें क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट पे ना तो एसिड है ना बेस है, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा कि वहां पर बेस की क्वांटिटी बढ़ गई,
तो जब बेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फिर यानी कि ब्यूरिट में बेस लिया हुआ है, ये उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्यूरिट में आपने बेस लिया हुआ है, तो आपने अगर एक ड्रॉप बेस का और उसमें ऐड कर दिया तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि लाजमी से स्लाइटली बेस ग्रेटर हो जाएगा। और जब स्लाइटली बेस ग्रेटर होगा तो वहां पर फेनोल्फथालीन लाइट पिंक कलर देता है, और अगर थाइमोफ्थलीन है तो वो लाइट ब्लू कलर देता है। दूसरी तरफ आइए, अगर नाइट्रिक एसिड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ब्यूरेट में लिया हुआ है, तो यहाँ पे इनके दरमियान 1:1 का रेशो है। बेसिकली जब एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन असल में तो किसके दरमियान हो रहा है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड है, वो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, तो फिर दो में 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 1:2 का रेशो आता है कि इसके 2 मोल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयंस के लिए 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। तो यानी 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। आप बैलेंस इक्वेशन से यहां से भी देख सकते हैं, यहां से देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड टाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है, यानी वो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है उसके पास, तो वो एक हाइड्रोजन आयन देगा तो एक ही हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो यहाँ पे इनके दरमियान देखें 1:1 का रेशो है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट, अगेन वही बात कहूंगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें कोई भी फिजिकल चेंज नजर नहीं आएगा, तो हम इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन इसे स्लाइटली ग्रेटर एक ड्रॉप और ऐड कर देंगे इस बेस का, तो वो इंडिकेटर में कलर दे देगा। कलर वही है कि फेनोल्फथालीन है तो लाइट पिंक कलर आएगा, और अगर थाइमोफ्थालीन है तो लाइट ब्लू कलर आएगा। अच्छा, रिडॉक्स टाइट्रेशन में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम जो है इंडिकेटर यूज करें, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये खुद पर्पल कलर का होता है। अब इसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा उसमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई है। अब मसला ये है कि जिस स्मॉल क्वांटिटी में आयरन आयन होते हैं, आयरन 3+ आयन प्रोड्यूस होता है, वो इतना डाइल्यूट होता है कि इसका अपना जो कलर होता है वो नजर नहीं आता, मैग्नीज का कलर भी नजर नहीं आता। तो अब अगेन वही बात है, कलर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर 1 ड्रॉप ऑफ कैमेनोफोर, ये कैमेनोफोर को हमने आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 ड्रॉप ऑफ कैमेनोफोर अगर हमने ऐड कर दिया तो कैमेनोफोर का अपना जो पर्पल कलर है वो लाइट पर्पल कलर उसमें नजर आ जाएगा। टाइटल पेज पे मैंने एक स्लाइड में शो भी किया हुआ है, वहां पे पर्पल कलर नजर आ रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ देखिए कि ये जो इमेज शो की गई है इसमें क्या है कि यहाँ पर एक लाइट पिंक कलर अपीयर हो गया है। अच्छा, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया जा रहा है। तो कहीं पे भी अगर एसिड बेस टाइट्रेशन में भी कलर चेंज होता है और इस तरह से लाइट कलर डेवलप हो जाता है, तो इससे पहले जो है, उससे पहले वाला पॉइंट जो है वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट था। और अगर ये कलर डार्क है तो इसका मतलब से काफी पहले इक्विवेलेंस पॉइंट गुजर चुका है। तो इसलिए हम हमेशा लाइट पिंक कलर को जो है ऑब्जर्व करते हैं और उसी रीडिंग को कंसिडर करते हैं जहां पे लाइट पिंक कलर आता है। अच्छा, अब जब ये लाइट पिंक कलर आया तो यहाँ पर इस वक्त वॉल्यूम क्या था, तो इसका वॉल्यूम था, अगर ये 22 है और पैरेलक्स एरर रिमूव करते हुए देखें तो जनाब ये 22.3 है, ये 22.3। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि जब ये टाइट्रेशन में परफॉर्म कर रहा था तो उस वक्त इससे पहले वाली जो रीडिंग थी, यानी कि इनिशियल रीडिंग जहां से हमने स्टार्ट लिया, तो वो थी 11.0। तो उस 11 को तो माइनस करना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 22.3 सब्ट्रैक्ट 11.0, so it is 311, so this is 11.3। तो 11.3 हो गया इसका टाइटर की, यानी इस स्पेसिफिक यहाँ पे हमने 10 ml आयरन सल्फेट लिया है, तो 10 मिलीलीटर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 11.3 ml पोटेशियम परमैंगनेट यूज हुआ है। तो ये इसका टाइटर हो गया, दिस इज द टाइटर, यानी द वॉल्यूम यूज टू completely react the 10 ml of solution। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, अगर कलर्ड सोल्यूशन होता है तो इसमें हम लोअर मेनिस्कस भी नोट कर सकते हैं, अपर भी। अगर लोअर आपको क्लियर नजर आ रही, ठीक है, आप लोअर नोट कर लीजिए।
लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपने एक मरतबा लोअर मिनिस्कस नोट किया तो आप आइंदा भी लोअर मिनिस्कस ही नोट करेंगे, ताकि आपकी रीडिंग्स एक जैसी आए और उनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ना आए। तो हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस पॉइंट की। तो अगर हम केमनोफोर और हेप्टा 7 हाइड्रेट वाटर यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये, तो हेप्टा हाइड्रेट आयरन सल्फेट के साथ अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं केमनोफोर की, तो यहाँ पर इसके पोटेशियम परमैंगनेट के 1 मोल के लिए हमें 5 मोल्स रिक्वायर्ड हैं हेप्टा हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट के, जिसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो यहाँ पे नोट में लिखी हुई, कैन नॉट डिटरमाइन द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंटली, इंस्टेड वी कैन ओनली एस्टिमेट इट्स पोजीशन। अब एस्टिमेट क्या, जैसे 23 के ऊपर अभी आपका रिजल्ट आया था, वॉट एवर 22.3 था मेरे ख्याल में, तो 22.3 पे भी आपका रिजल्ट आया था, एंड पॉइंट था, तो उससे 1 पॉइंट पहले आप अंदाजा लगा लीजिए, 0.5 पॉइंट पहले अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा। सो वी कैन ओनली एस्टिमेट का मतलब ही यही होता है कि हम एक्यूरेटली तो नहीं बता सकते हैं। बाय सम फिजिकल चेंज ये हो गया कि कलर चेंज हो गया वहां पे, एसोसिएटेड विद द कंडीशन ऑफ द केमिकल इक्विवेलेंस। द पोजीशन ऑफ दिस चेंज इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। इस इसको एंड पॉइंट कहते हैं, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो एंड पॉइंट क्या है? इट इज द सिग्नल एट विच केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस और बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन टाइट्रेशन इज जस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, जस्ट कंप्लीट का मतलब है उससे पहले ही कंप्लीट हुआ होगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं लाइट पिंक कलर दिखाइए फेनोल्फथालीन वाली टाइट्रेशन में भी और केमनोफोर में भी लाइट पिंक कलर। अगर थाइमोफ्थलीन वाली टाइट्रेशन हम कहेंगे लाइट ब्लू कलर दिखाइए। तो बेसिकली उससे पहले जो ये हो चुका होता है, अगर हमने डार्क कर दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक ड्रॉप के बजाय आपने 2 ड्रॉप ऐड कर दिया, तो आपने ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम कर लिया, तो हम हमारा जो एंड पॉइंट तो वो कहलाएगा, लेकिन वो इक्विवेलेंस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुका है। तो वो करेक्ट एंड पॉइंट नहीं होता। करेक्ट एंड पॉइंट जो है वही होगा जहां पे लाइट पिंक कलर आएगा, जहां पे उसने अपना पहली मर्तबा कलर चेंज शो कर दिया है। हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम इन टाइट्रेशन व्हेन अ फिजिकल चेंज occurs that is associated with the condition of the chemical equivalence। एसोसिएटेड है ना उससे, क्योंकि इससे पहले जो इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका था। ये भी कह सकते हैं, इट इज द सिग्नल दैट टेल्स द एनालिस्ट। एनालिस्ट यानी वो केमिस्ट, यानी आप उसको केमिस्ट हो जब आप ये टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप एनालिस्ट हो सब, हु इज एनालाइजिंग द सैंपल टू स्टॉप एडिंग। यानी कि अब इसका मतलब है लाइट पिंक कलर आ गया, अब मजीद ब्यूरेट से कोई चीज में ऐड मत करें, एंड पॉइंट आ चुका है। ओके, और इसी को फाइनल रीडिंग कंसीडर कर लीजिए। और इस तरह की कम से कम दो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आनी चाहिए। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब है एक जैसी रीडिंग। अच्छा, फिर अगेन वही बात आ गई कि वी नीड अ सुटेबल इंडिकेटर टू ऑब्जर्व द एंड पॉइंट इन एसिड बेस टाइट्रेशन, बिकॉज the commonly used acid and bases are colorless।